जय हिंद राजा बाबू लोग। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय शुरू करने वाले हैं। अब बच्चों इस अध्याय में एक प्रश्नावली है 5.1, सिर्फ एक प्रश्नावली है, तो इसको एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। देखते हैं कितना बड़ा वीडियो होगा, हो सकता है 25 से 30 मिनट के बीच में हो जाए खत्म। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपके अध्याय का नाम है कक्षा 9 गणित पाठ 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये आपके अध्याय का नाम है बच्चों। अच्छा, यूक्लिड की ज्यामिति, ज्यामिति का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ज्यामिति जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ज्योमेट्री, इसका मीनिंग होता है जियो। जियो मतलब होता है जियो मतलब पृथ्वी या भूमि। ठीक है, जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। और मैट्री, जियो और मैट्री से मिलकर बना हो ना ज्यामिति, जियोमेट्री। मैट्री का मतलब होता है मैट्रिन। ठीक है, जियो मैट्री, तो इसका मतलब होता है मापन। मतलब कहने का मतलब ज्योमेट्री का मतलब है भूमि का मापन। जिसके अंदर हम भूमि का मापन करना सीखते हैं उसको ज्योमेट्री बोला जाता है। ठीक है, मापन का मतलब टू मेजर, अंग्रेजी में टू मेजर। उसके बाद बच्चों इसमें क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको आनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो परिभाषाएं कुछ हैं आपका, जैसे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉइंट। राजा बाबू, बिंदु किसे कहते हैं? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे ये रखा हुआ एक, ये क्या है? बिल्कुल छोटा सा है, इसका कोई भी भाग नहीं है, इसको बोला जाएगा बिंदु। ठीक है, उसके बाद है राजा बाबू रेखा। रेखा जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन क्या है? तो एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, रेखा क्या है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब ऐसी लंबी कोई चीज है बस उसकी चौड़ाई क्या है? नहीं है, जीरो मान लो। ठीक है, और उसका अंत एक बिंदु होता है, और उसका अंत क्या होगा? एक बिंदु होगा। मतलब एक रेखा जा रही है जिसकी चौड़ाई नहीं है और उसका अंत क्या है? एक बिंदु होगा, इधर भी और एक इधर भी उसका अंत होगा। ओके, इसके बाद रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। रेखा खंड रेखा का ही एक खंड है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा खंड क्या है? रेखा का ही एक खंड है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। सीधी रेखा, अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है एक क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा रहेगी बस, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं राजा बाबू? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब बिल्कुल सीधी ऐसे रहेगी, सपाट रहेगी बिल्कुल, ये नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, बिल्कुल सपाट रहेगी, उसको बोलेंगे सीधी रेखा। पृष्ठ जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेन। जैसे आप एक पन्ना लेते हो ना तो क्या रहता है? बिल्कुल प्लेन रहता है। ठीक है, उर्दरा खबड़ा नहीं रहता ना, बिल्कुल प्लेन, तो उसको बोला जाता है पृष्ठ। एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती। आप एक पेज को ले लो, ठीक है, उसमें क्या रहती है? एक तो वो लंबा रहता है और दूसरी क्या रहती है? चौड़ाई रहती है। और उसके मतलब ये जो लंबाई रहती है ये वाली रेखा क्या रहती है? बिल्कुल सीधी रहती है। इसी तरीके से चौड़ाई वाली रेखा भी बिल्कुल सीधी रहती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखा के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समतल पृष्ठ बिल्कुल प्लेन रहे, मतलब ठीक है, पृष्ठ हो बिल्कुल प्लेन रहे, उसको बोलेंगे समतल पृष्ठ। ये नहीं कि पेपर लिए हो वैसे मुड़ गया है, ऐसे मुड़ा हुआ है मतलब वो समतल नहीं हो, बीच में उभरा हुआ है, तो बिल्कुल प्लेन रहे, उसको बोलेंगे समतल पृष्ठ। दो अलग अलग रेखाएं रेखा के केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है? अगर दो रेखाएं हैं, जैसे मेरे पास ये लो, मैंने ले लिया एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और ये आपका पेन है। ठीक है, इन दोनों को अगर उभय मतलब इनका प्रतिच्छेद कराया जाए, ठीक है, प्रतिच्छेद कराया जाए तो इनको कितनी जगह पे ये एक दूसरे को काट सकती हैं? भाई आप कैसे भी रखो इनको, ठीक है, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कहीं भी रखो, सिर्फ एक बिंदु होगा ये जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगी। तो वही कह रहा है कि दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो सकता है? सिर्फ एक हो सकता है। उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में बिंदु हो, तो वो क्या हो सकता है? सिर्फ एक हो सकता है। आपने निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि निर्देशांक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इस दो रेखाओं का उभयनिष्ठ क्या होगा? एक निर्देशांक बिंदु होगा। ठीक है, पहले वो चैप्टर हो चुके हैं सारे क्लियर, पीछे आप जाके देख सकते हो वीडियो। ओके, चलो इसके बाद आगे आते हैं। आगे आपको बुक में मिलेगा कथन, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, वाक्य इसे कह सकते हो आप, वाक्य। हमारे यहाँ किस तरीके के वाक्य बोले जाते हैं?
सिर्फ दो तरीके के कथन बोले जाते हैं। अगर कोई बंदा किसी के बारे में कुछ कह रहा है तो वो हो सकता है बिल्कुल सत्य बात हो, ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो, या हो सकता है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो, यही हो सकती है, ठीक है। और पर कुछ वाक्य, कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन ऐसे भी होते हैं जिनको किसी प्रूफ की जरूरत होती है। जैसे किसी के बारे में कोई कह रहा है कि ये अच्छा बंदा है, तो मैं कैसे मान लूँ ये अच्छा बंदा है, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई कह रहा है, वो कह रहा है ये अच्छा बंदा है, मैं कैसे मान लूँ? अगर दो बंदे आके प्रूफ देंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बंदा अच्छा है, तो अब मैं मानूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं ना, ठीक है। तो मेन जो है, एक सत्य होता है, असत्य होता है, और एक क्या होता है जिसको प्रूफ की जरूरत होती है। प्रूफ की जरूरत हो जाएगी तो वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सत्य स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सत्य स्टेटमेंट एक है आपका अभिगृहित, जिसको एक्सिमम बोले जाते हैं अंग्रेजी में। अगर सत्य स्टेटमेंट बीज गणित के अंदर यूज हो रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अभिगृहित, जिसको एक्सिमम कहते हैं, ठीक है। अगर सत्य स्टेटमेंट आपका ज्योमेट्री के अंदर यूज हो रही है तो उसको बोलते हैं अभिधारणाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉस्टुलेट। सत्य स्टेटमेंट अगर ज्योमेट्री के अंदर यूज होगी उसको बोलेंगे अभिधारणाएं, पॉस्टुलेट। अगर बीज गणित के अंदर यूज होंगी तो उसको बोल रहे हैं एक्सिमम, अभिगृहित, ठीक है। जैसे सत्य स्टेटमेंट मैं एक बता देता हूं, जैसे सूरज पूरब से निकलता है। अब मैं ये किसी को बोलूंगा बात, तो क्या कोई प्रूफ मांगेगा? नहीं मांगेगा। और डेली देख रहे हैं भाई कि पूरब से ही निकल रहा है, तो इसमें कोई प्रूफ की जरूरत है क्या? नहीं। अब किसी आदमी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बोल रहा हूं ये बहुत बुरा आदमी है, तो क्या कोई मानेगा मेरी बात? नहीं मानेगा। अगर दो तीन बंदे मिलकर कहेंगे नहीं ये बुरा ही है, तब हो सकता है माने, ठीक है। तो ये ऐसे, तो सत्य स्टेटमेंट के बारे में क्या हमने पढ़ा? दो चीजें हमने पढ़ी। एक पढ़ा अभिगृहित, अगर सत्य स्टेटमेंट आपकी बीज गणित के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको अभिगृहित बोला जा रहा है, और अगर सत्य स्टेटमेंट आपका ज्योमेट्री के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको अभिधारणाएं बोला जा रहा है। और प्रमेय, थ्योरम आप पढ़ते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम, ये प्रमेय वो प्रमेय। तो प्रमेय क्या होता है? ये ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है कि इसको सत्य स्टेटमेंट दे के प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। ये सत्य भी हो सकती है, ये असत्य भी हो सकती है। प्रमेय क्या हो सकती है? सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। और इनको इन्हीं एक्सिमम और पॉस्टुलेट की मदद से इनको सिद्ध किया जाता है। थ्योरम को क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। सत्य हैं या असत्य हैं, उनको अभिगृहित और अभिधारणाओं का उदाहरण देके सिद्ध किया जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद यूक्लिड के कुछ अभिधारणाएं हैं जिन्हें हमें समझना है। सम यूक्लिड्स एक्सिमम, ठीक है। यूक्लिड के कुछ अभिधारणाएं, अभिधारणाएं किसके अंदर यूज होती हैं भैया? बीज गणित के अंदर अगर सत्य स्टेटमेंट है तो उसको बोला गया अभिधारणाएं, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान हो, एक दूसरे के समान होती हैं। क्या कह रहा है? वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान हो, एक दूसरे के समान होती हैं। इसको ऐसे समझो, मान लो a बराबर c है और b बराबर भी c है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि a बराबर b भी होगा, ये कह रहा है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान है, a है और b है, ये क्या है? c, ये दोनों क्या है? एक ही वस्तु के समान है, तो वो आपस में भी बराबर है, यानी कि a बराबर b भी होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बहुत अच्छे से समझना इसको, हाँ। यानी कि भाई a बराबर c है तो b बराबर c है, तो a और b भी बराबर होगा। ये आपका पहला हो गया। उसके बाद अगर दूसरा, अगर बराबर को बराबर में जोड़े तो पूर्ण भी बराबर होगा। अगर बराबर को बराबर में जोड़े तो पूर्ण भी बराबर होगा। जैसे मान लो a है, a बराबर b है, ठीक है। ये क्या है? दोनों बराबर है। अब इस बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो मान लो मैं a में भी एक जोड़ दे रहा हूं और इसमें भी एक ही जोड़ दे रहा हूं, तो क्या होगा? अब ये जो आएगा ये भी तो बराबर ही होगा। हाँ भाई, जाहिर सी बात है भाई, a बराबर b था तो जब a में भी एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ दिया, तो फिर भी ये बराबर ही होंगे। तो यही आपका होता है दूसरा अभिगृहित, ठीक है। तीसरा, अगर बराबर को बराबर से घटाया जाए तो, अगर बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा, ठीक है। अब यही देख लो भाई, a बराबर b है, ठीक है, ये है। बराबर में बराबर से घटाया जाए तो इसमें भी मैंने 2 घटा दिया, इसमें भी 2 घटा दिया, तब क्या होगा? जो आएगा रिजल्ट वो भी बराबर ही होगा। यानी कि a माइनस बी और b माइनस 2, a में से घटा 2,
बी में से घटा 2, ये भी दोनों भी बराबर होंगे। अगर इसको नंबर में लिया जाए, मान लो 5 बराबर 5 है, 5 में से 2 घटा दिया जाए तो इधर भी 5 में से 2 घटा दिया तो इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा और दोनों बराबर ही होंगे। यही तो कह रहा है। ठीक है, चौथा देखो, वे वस्तुएं जो आपस में संपाती हैं एक दूसरे के समान होती है। संपाती का मतलब समझ लेना भाई, संपाती का मतलब बिल्कुल दो वस्तुएं बिल्कुल एक जैसे हों, बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हों। जैसे आपका ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ है, अगर मैं इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दे रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या आप इसको उस साइड से, मैं इस साइड से दूसरे वाले हाथ को देख पा रहा हूँ? नहीं देख रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल एक के ऊपर एक पड़ जा रहा है ना ये। तो ये क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल संपाती वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब दो वस्तुएं अगर एक दूसरे के ऊपर रखी जाएं तो नीचे वाली वस्तु अगर आपको ना दिखे तो वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी? एक दूसरे के संपाती हैं। ये चीज है संपाती का मतलब। ठीक है, ओके। इसके बाद है पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। भाई पूर्ण अपने भाग से बड़ा ही होगा ना, कोई चीज है ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, मैं इसका एक भाग इतना सा तोड़ लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो तोड़ूंगा एक टुकड़ा, ये क्या होगा? पूरे से तो छोटा ही होगा ना, पूर्ण जो है वो तो बड़ा ही रहेगा। ये पेंसिल फिर भी पूरे से बड़ी रहेगी ना। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो, मान लो ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, इसका मैंने क्या किया? एक छोटा सा भाग इसका ये लो तोड़ लिया, ठीक है, ये इसका छोटा सा भाग तोड़ लिया। तो अब ये जितनी बड़ी थी उससे अगर इसकी तुलना करें तो ये तो छोटा ही रहेगा ना, हमेशा छोटा ही रहेगा, बस यही है। एक ही वस्तु के दुगने आपस में समान होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने आपस में समान होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने मतलब मान लो x था, इधर भी x था, इसका भी दुगना कर दिया, इसका भी दुगना कर दिया, तो जो अब आया है वो भी तो बराबर ही होगा ना। वही चीज है, x बराबर x था और उसका दुगना किया, उसका भी दुगना किया, तो दोनों जो आएंगे वो भी बराबर ही होंगे। यही कह रहा है, एक वस्तु के दुगने आपस में समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद सातवां है इसमें, एक ही वस्तुओं के आधे आपस में समान होते हैं। भाई एक ही वस्तु है, ठीक है, उसका आधा आधा कर दो तो जितना पहली वाली वस्तु का आधा, दूसरी वाली वस्तु का आधा, दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, बहुत ही सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। कुछ इनके पोस्टुलेट्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जाती है। हाँ, ये सत्य बात है। मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इस बिंदु से यहाँ तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। हाँ, बिल्कुल खींची जा सकती है। अगर मैं यहाँ से एक रेखा इसके पास खींचूंगा ये बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, यही कह रहा है। ओके, सत्य बात है, ये हो गया। एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। शांत रेखा का मतलब है ऐसे एक रेखा रहती है, ठीक है, इसका ये वाला बिंदु रहता है, ये वाला बिंदु भी रहता है, आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हो। ये है मतलब, किसी बिंदु को केंद्र मानकर तथा किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल खींचा जा सकता है। एक मैंने मान लिया केंद्र ये, और यहाँ से एक त्रिज्या ले ली और फिर इससे हमने क्या किया? एक वृत्त खींच दिया। ये ठीक है, ये खींचा जा सकता है। बहुत ही सीधी सी बात है। ओके, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। समकोण समझते हो, 90 अंश का कोण, एक 90 अंश का कोण है, दूसरा 90 अंश का कोण है, वो क्या होगा? एक दूसरे के समान ही होगा। भाई 90 अंश का कोण समझते हो ना, जैसे ये, तो यहाँ पे और इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो झुकाव है ये क्या है? 90 अंश का है। इसी तरीका का एक और 90 अंश का कोण ले लो, ये ले लो, ये भी है ना। अब हम ये दोनों देखें तो एक दूसरे के क्या होंगे? बिल्कुल समान है। ये लो, एक के ऊपर एक रख दिया, बिल्कुल समान है। समझ रहे हो? तो बस यही होता है, समान होते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, पांचवा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर अंतः कोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह कोण दो समकोण से कम होता है। इसे कहने का मतलब समझो भाई, कह रहा है कि मान लो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, और इसके ऊपर एक रेखा ऐसी गिरी हुई है, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण का अगर योग क्या होगा? दो समकोण से कम होगा। इसको हम मान लेते हैं कोण एक कोण दो, तो कोण एक और अगर कोण दो का योग क्या होगा? 180 से कम होगा। ठीक है, 180 से कम होगा, तो इनको रेखाओं को आप अनंत रूप से बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे। ये लोग बढ़ा रहे हैं हम,
और ये कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे, ये कह रहा है आपका ये वाला स्टेटमेंट। इसके बाद राजा बाबू लोग आपकी प्रश्नावली 5.1 शुरू हो जाती है। ठीक है, 5.1 में पहला प्रश्न दिया गया है राजा बाबू, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला कथन दिया गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये क्या कथन सत्य है? नहीं भाई, देखो अगर एक बिंदु यहाँ पे रखी है तो यहाँ से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो? आप जितनी चाहो उतनी खींच सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से एक रेखा हमने खींच दिया, ऐसे जा रही है। ठीक है, एक रेखा हमने यहाँ से खींच दिया जो ऐसे जा रही है। ठीक है, यहीं से हमने एक रेखा खींच दिया, ऐसे जा रही है। तो हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से जाती हुई। ठीक है, तो ये क्या है? कथन असत्य है। तो लिखेंगे असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दूसरे वाले पे, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कह रहा है दो बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं भाई? मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो यहाँ से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई? यहाँ से सिर्फ इस बिंदु से जाए और इस बिंदु से जाए, सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य नहीं खींची जा सकती। अब इसी के ऊपर आप कितनी भी रेखाओं खींचते हो, वही रेखा, यही रेखाएं कहलाएंगी, वो एक ही रेखाएं कहलाएंगी, ये नहीं कि अलग अलग कहलाएंगी। ठीक है, अगर अब कोई रेखा खींचोगे यहाँ से, तो यहाँ से सिर्फ जाएगी, इस बिंदु से जाएगी, इससे तो होके जाएगी नहीं ना। तो इस तरीके से एक दो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट असत्य है क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब है उसके जैसा और कोई नहीं, ठीक है, सिर्फ एक। तीसरा देखिए स्टेटमेंट, इसका कथन, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। शांत रेखाएं क्या होती है? ऐसी होती हैं, आप इसको दोनों तरफ इधर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हो, इधर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। तो ये सत्य है क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। हाँ भाई, जब दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी, संपाती होंगे। मतलब एक वृत्त को उसके ऊपर रख दो तो दूसरा वाला उसके ऊपर से देखोगे तो नहीं दिखेगा, तो मतलब संपाती है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो सत्य है क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं अर्थात क्षेत्रफल बराबर होगा तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला देखिए, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। हाँ होगा, ये तो हमने पहला अपगृहित ही पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या था? ए बराबर सी था, बी बराबर सी था, तो ए बराबर बी भी था। वही चीज तो कह रहा है कि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो क्या ये और ये भी बराबर होंगे? हाँ होंगे। ठीक है, सत्य है क्योंकि यूक्लिड के अपगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। बस हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न दिया गया राजा बाबू, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषाएं दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो सबसे पहला दिया गया आपको समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होती है राजा बाबू? समांतर रेखा क्या होती है? दो रेखाएं बिल्कुल सीधी हो एक दूसरे के, ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो, उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। जैसे आपका घर का चौखट होता है, दरवाजा होता है, उसका ये वाला जो सिरा होता है और ये वाला सिरा होता है, दोनों बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है, और उनके बीच की दूरी भी समान होती है। ऐसा नहीं होता कि दरवाजा ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, ऐसे नहीं होता, या कि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा, ऐसे भी नहीं होता, बिल्कुल सीधी रहती है। ठीक है, उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। जैसे आपकी रेल की पटरी भी होती है, इसी तरीके से आपकी विंडो होती है, बहुत सारे सामान है। खिड़कियां जो होती है उसकी भी भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं। ठीक है, तो दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, लंब रेखा, लंब रेखा क्या होती है? एक रेखा ऐसी है, इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल खींच दिया एक रेखा, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब रेखा। तो दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती है तो लंब रेखा कहलाती है। ठीक है, रेखा खंड क्या होता है?
रेखाखंड, रेखा का एक खंड पढ़ा है ना हमने, वह सीधी रेखा जिनके दोनों सिरे बिंदु हैं रेखाखंड कहलाते हैं। ठीक है, एक रेखा का हमने बीच का टुकड़ा काट के निकाल लिया, वही आपकी लंब रेखा रेखाखंड कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। वृत्त क्या होता है भाई, ये लो आपका एक हो गया वृत्त। ओके, इसका कोई होगा एक केंद्र। ठीक है, तो इस केंद्र से ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ग, वर्ग क्या होता है, वर्ग आपको पता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। जैसे आपका माचिस होता है, माचिस क्या है, आयत है। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, पर ऐसा चीज जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो उसको बोलेंगे ये। जैसे आप लूडो खोलते हो, लूडो में जो डाई होती है ना, वो आपका क्या होता है, उसका ऊपर का एक सतह देखो तो वो क्या होता है, वर्ग के आकार का होता है, वर्ग होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। ठीक है, और ऊंचाई भी उसमें बराबर होती है। तो एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और सभी कोण समकोण है, वर्ग कहलाता है। इस तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। ठीक है,